कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 12 का एक टॉपिक है। कूलाम का जो पूरा नाम था, कूलाम जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे। ये एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट, कहाँ के रहने वाले थे? ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने सन 1785 में, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है और सन 1785 में इन्होंने एक नियम दिया। ठीक है, 1785 में एक नियम दिया जो आवेशों से संबंधित नियम था। ये नियम किससे संबंधित था? आवेशों से। इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, एक आवेश Q1 ले लिया जाए और एक आवेश Q2 ले लिया जाए। दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। मान लीजिए ये बिंदु A पर स्थित है, ये बिंदु B पर स्थित है और इनके बीच की दूरी r है। इन्होंने कहा कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी या कुछ दूरी पर स्थित हो और ये दोनों आवेश जो है वो किस प्रकृति के हैं ये हमको पता नहीं है, मतलब धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है। दोनों धनात्मक आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा तो आकर्षण बल होगा। जैसे आपको बताया गया था, फ्रेंगल ने बताया था दोनों प्लस प्लस है तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स मींस प्रतिकर्षण बल काम करेगा। दोनों माइनस माइनस है तो भी रिपल्सन फोर्स मींस प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। एक प्लस है और एक माइनस है तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। एक माइनस है एक प्लस है, देन यहाँ भी जो है अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो ये किस टाइप के चार्जेज हैं, कैसे आवेश है, इसकी प्रकृति जो है वो दी रहेगी क्वेश्चंस में या हमको बाद में ज्ञान होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा या रिपल्सन फोर्स। उन्होंने कहा कि इनके बीच फोर्स वर्क करेगा, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इनके बीच की दूरी, जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों नियम को जब हम कंबाइन करते हैं, दोनों को मिलाने पर कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस एलएचएस में चूंकि दोनों फोर्स है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमको मिल जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट आते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इसकी की जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो इसका यूनिट अगर लिखा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो F इक्वल्स टू हमको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि ये फोर्स है, ये बल है, तो बल का यूनिट आप क्या लिख लेंगे? न्यूटन। ठीक है, फिर एप्सिलॉन 0 क्या है? तो एप्सिलॉन 0 जो है वो परमिटिविटी कांस्टेंट, इसको निर्वात की वैल्यूशीलता कहते हैं या परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। और एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट अगर आप देखेंगे तो इसको यहाँ भेजते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं तो यूनिट हो जाएगा इसका कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, डायमेंशन की अगर बात किया जाए, बीमा की बात किया जाए, बीमा का तो कूलाम स्क्वायर की बीमा आप 80 का स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूटन का mLT-2 लिखेंगे, mLT-2 और मीटर स्क्वायर का L का स्क्वायर लिखेंगे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो m जो है ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1 हो जाएगा, L यहाँ है L³ हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो L⁻⁻3 T-2 यहाँ T² -2 हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, T⁴ और A का स्क्वायर करेंगे A का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 का क्या है? मान मात्रक और बीमा है। एप्सिलॉन 0 है क्या? तो ये क्या है? आपकी निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता मींस परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, वैद्युशीलता। ओके एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक कांस्टेंट और हम लेकर के आते हैं। जैसे इनके बीच अगर कोई परावैद्युत होता है तो उसको परावैद्युतांक कहा जाता है और उसको किससे रिप्लेस करते हैं? ये L का स्क्वायर है,
पर आप कूलाम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी नेक्स्ट जो है आगे की वीडियो में लोग देखेंगे। तो ये आपका था कूलाम का नियम। कूलाम ने जो है कूलाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1785 में उन्होंने दो आवेशों से संबंधित एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि इनके बीच जो कार्य करने वाला बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के भी समानुपाती होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे देन वी गेट द कूलाम्स लॉ। थैंक यू।